नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सहारा श्री के मौत के बाद पे ही तमाम सारी उनके जुड़ी कहानियां सोशल मीडिया पर और मीडिया पर चर्चा में हैं। उन पर लगे आरोपों की भी बात हो रही है, कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया उसके भी चर्चा हो रही है। इन सब के बीच में बार बार नाम आता है चिटफंड का। चिटफंड घोटाला आखिरकार है क्या? आखिरकार चिटफंड से कैसे उन्होंने रातों रात अपना साम्राज्य इतना बड़ा बना लिया? दरअसल आज भी चिटफंड से जुड़ी बहुत सारी बातें हर रोज हमारे आपके कानों से गुजरती हैं, लेकिन इसके बारे में क्या आपको और हमको पूरी तरह से पता है कि आखिरकार चिटफंड होता क्या है, कैसे काम करता है, या सुब्रत राय सहारा ने अपना साम्राज्य कैसे खड़ा किया? आर्थिक मामलों के सीनियर जर्नलिस्ट शिशिर जी हमारे साथ में हैं और इनसे हम आज इन्हीं सब के बातों में दरअसल चिटफंड कैसे काम करता है, होता क्या है, और सुब्रत राय सहारा ने कैसे इसका प्रयोग करके पूरा का पूरा एक साम्राज्य अपना खड़ा किया और वापस से फिर वो साम्राज्य ढहता चला गया, क्या वो कारण थे, इन सब बातों में हम आज इनसे चर्चा करेंगे। तो शिशिर जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि चिटफंड होता क्या है? चिट फंड भी एक तरीका है लोगों को बचत के प्रति प्रोत्साहित करने का। अब होता है कि आग का यदि आप ठीक उपयोग करें, उससे आप स्टीम बनाएं, स्टीम से रेलगाड़ी चल जाती है। आग का ठीक उपयोग करें और उससे आप ईंट बना सकते हैं, घड़े बना सकते हैं, लेकिन वही आग का आप दुरुपयोग करें तो उससे आग लग सकती है। बड़े बड़े भवन ध्वस्त हो जाते हैं, बड़ी बड़ी खदानें जल जाती हैं। तो चिट फंड कुछ इसी तरह का समझिए कि चिट फंड के दो उपयोग, अच्छे उपयोग भी हो सकते हैं, बुरे उपयोग भी हो सकते हैं। दरअसल चिट फंड एक कंसेप्ट है। कुछ लोग मिल गए, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, हर महीने 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये, 1000 रुपये, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से उन्होंने पैसे जमा किए। उसका हिसाब किताब होता है, उस पैसे को कहीं लगाया जाता है और उससे जो प्रतिफल मिला, जो इंटरेस्ट मिला या जो कमाई हुई, उसको आपस में बांट लिया जाता है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि चिट फंड के जरिए यदि कोई पैसे अर्जित करता है तो वो बैंक में उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके मुकाबले वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो लोग चिट फंड में इसलिए आकर्षित होते हैं। जी शिशिर जी, मैं चिटफंड के बारे में जैसे एक बिल्कुल जीरो लेवल के जानकार हूँ। मैं उस लिहाज से आपसे सवाल कर रहा हूँ ताकि दर्शकों को ये भी पता चले कि अगर वो भी कहीं सेविंग करने जा रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उनको भी ये इंटरव्यू से आसानी से समझ में आ जाए कि दरअसल ये होता क्या है चिटफंड। तो मैं जैसे अगर 5-10 लोगों ने एक समूह बनाया तो क्या कोई कंपनी जो होती है सहारा जैसी, सहारा ने क्या था, सहारा से चिटफंड का क्या कनेक्शन था? देखिए, चिट फंड मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। 2 तरीके हैं। जो इस इलाके, दिल्ली के आसपास के इलाके होंगे लोग, तो वो यहाँ के कमेटी शब्द से वाकिफ होंगे। जी, कमेटी शब्द से हम भी वाकिफ हैं। कमेटी शब्द से वाकिफ होंगे। कमेटी और चिट फंड एक ही सिक्के के 2 पहलू कह लीजिए। कमेटी में थोड़ा सा अलग है तरीका, चिट फंड में तरीका कुछ अलग है। मैं दोनों तरीका समझा रहा हूँ। पहले चिट फंड, मान लिया जाए 10 आदमी या 20 आदमी का एक समूह है। हर महीने वो तय करते हैं कि हम लोग 10-10 रुपये जमा करें। 10-10 रुपये जमा किए 10 लोगों ने, तो मान लिया जाए 100 रुपये हुआ। 100 रुपये की ज़रूरत किसी को होती है और चिट फंड जो ग्रुप, कोऑपरेटिव ग्रुप बना, कोऑपरेटिव का नियम बनता है कि 2 रुपये सैकड़ा प्रति महीने ब्याज देना होगा, जो भी वो लेगा 100 रुपये। तो 2 रुपये सैकड़ा मतलब सालाना के हिसाब से 24%। बैंक में आपको बहुत हुआ तो 7%, 8%। सेविंग बैंक अकाउंट में तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ 24% आ रहा है, तो मान लिया जाए उस पैसे का रिटर्न साल भर में 24% आया, तो 24% में से 10% या 20% उस कोऑपरेटिव या चिट फंड ग्रुप के खर्चों के लिए काट लिया जाएगा, ताकि उसमें एक जो क्लर्क होगा उसकी वो मानदेय, उसको पूरा वेतन तो नहीं देते, मानदेय कुछ पैसे दे देते हैं कि यार तुम हिसाब किताब रखते हो तो तुम इतने पैसे ले लो। उसके लिए रजिस्टर खरीदी जाएंगी, जो बैठकें होती हैं, आपस में मिलते हैं, तो उस दिन समोसा या कुछ मीठा मंगा लिया तो उसका खर्चा निकल जाए। तो
10-20% आप खर्च काट के बाकी जितना बचा आप बता देते हैं सदस्यों को साल में एक बार बैठक करके कि हाँ भाई साल में इतने पैसे जमा हुए, ये आपका मूलधन हुआ, शेयर मनी, और ये उस पर डिविडेंड मिला, ये आमदनी हुई, तो डिविडेंड को जितने लोग मेंबर होंगे उसमें समान समान बांट दिया जाता है। तो ये हुआ चिट फंड का एक तरीका। दूसरा तरीका जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रचलित है उत्तर भारत में, वो है कमेटी का। अब मान लिया जाए कि 10 लोग 10-10 रुपये या 100-100 रुपये जमा किए, तो 10-10 रुपये जमा किए तो उसका हो गया 1000 रुपये, 100-100 रुपये जमा किए तो 10,000 रुपये हो गए। अब ये लोग आपस में बोली लगाएंगे, देखो भैया इतने पैसे हैं हमारे पास, इसको कौन लोगे, आप लोगे, आप लोगे, आप लोगे। कोई कहेगा कि नहीं नहीं मुझे ज़रूरत है, मुझे बेटे को मोटरसाइकिल दिलवानी है, वो सज्जन कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो छत डलवाना है, वो सज्जन कह रहे हैं मुझे कार लेनी है, वो कह रहे हैं कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। तो फिर इसका सबसे आसान तरीका होता है कि बोली लगाओ, तुम कितना दोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई कहेगा कि मैं 5,000 फालतू दूंगा, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे और ज़रूरत है, मैं 10,000 फालतू देने के लिए तैयार हूँ, वो कहेगा कि नहीं नहीं मेरा तो वो ट्रैक्टर लेना है, खेती पड़ी है, मैं 11,000 रुपये फालतू देने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें आमदनी बढ़ जाती है। कमेटी में यही रूप होता है कि हर महीने जितने पैसे जमा हुए वहाँ जो लोग मेंबर उपलब्ध हैं उसके बीच बोली लगा दी जाती है, जो जितना ज़्यादा बढ़ के देगा पैसा एक्स्ट्रा वो उसको दे दिया जाता है। उसका भी एक हिसाब होता है साल भर में, जितने पैसे आए कुछ जो कमेटी के खर्चे काट के बाकी सब में बांट दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ बोली लगती है, वहाँ एक में था कि 2 रुपये सैकड़ा होगा महीने में, तो वहाँ फिक्स इनकम है तो वहाँ कम डिविडेंड मिलेगा। यहाँ है बोली वाली व्यवस्था है तो यहाँ ज़्यादा इनकम होगी, तो कमेटी में लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। कमेटी में लोगों को ज़्यादा फायदा होता है। और उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर की तरफ हम लोग बहुत हम आप जुड़े होंगे, जब कमेटी पे अपना 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये जो भी आपके तय होगा वो आप पैसा जमा करते हैं। अब मैं इससे ये जानना चाहता हूँ कि सहारा ने जो चिट फंड शुरू किया इसका उद्देश्य क्या था और ये डूबा कैसे? देखिए, जो सहारा की प्रणाली है, मैं उससे पहले सहारा पे आने से पहले मैं बता दूं कि सुब्रत राय सहारा मूल रूप से बिहार के अररिया के तो थे, लेकिन वो बिहार के असली निवासी नहीं थे, वो बंगाली थे। वहाँ उनके परिवार आके बस गए थे। वो पढ़ने के लिए कलकत्ता गए, उनके सारे रिश्तेदार कलकत्ता में थे। और आपको पता होगा कि इस देश में चिट फंड का जितना गढ़ रहा है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, उतना कहीं नहीं रहा है। सारे चिट फंड घोटाले जितनी आपने खबरें सुनी होंगी सब का मूल कहीं ना कहीं कलकत्ता है। तो सुब्रत राय सहारा पहुंचे कलकत्ता पढ़ने के लिए, वहां उनको चिट फंड की जानकारी मिली और उनको लगा कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा जरिया हो सकता है। तो उसी आधार पर उसी मॉडल को अपनाकर उन्होंने 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये छोटे छोटे सब्जी वालों से तो उन्होंने 10-10 रुपये रोज वसूले हैं, रोज जमा किया है। तो उस समय जब सहारा खुला, चिट फंड कंपनी खुली, तो लोग अच्छे उद्देश्य से काम करना शुरू किया। इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में इन्होंने खूब ग्रोथ किया, सहारा इंडिया खूब ग्रोथ किया, खूब लोग इससे जुड़े और उनको रिटर्न भी मिला। शिशिर जी, बहुत छोटे की बात है, हम ये सब बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन इतना पता था कि एक आदमी एजेंट के तौर पर घर आता था, इतनी सारी पासबुक का वो बंडल उसके हाथ में रहते था और वो सबसे पूरे मोहल्ले में किसी से 10 रुपये, 5 रुपये वो रोज जो आता था स्कूटर में रख के और वो जोड़ता था। तो ये वही काम था सहारा का। वही था सहारा, एक कंपनी, उसको स्वरूप मिल गया, कंपनी का नाम मिल गया, एक सहारा का ब्रांड मिल गया, सहारा श्री का नाम मिल गया। और लोग 10-10 रुपये, 20-20 रुपये अपना दांत काट के, मतलब एक तरह से कहिए कि वो हाँ पसीने का जो कमाई थी वो उन्होंने जमा करना शुरू किया। शुरू में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, बाजार मतलब बैंक से कई गुना ज़्यादा रिटर्न दिया, तो लोग इसके प्रति आकर्षित हुए। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट तब आता है, वारन बफे भी कहते हैं कि जो आपको कहे कि 21 दिन में आपका पैसा दूना कर दें, उससे तो हाथ जोड़ लीजिए, दूर रहिए। जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं वारन बफे, वो कहते हैं कि जो 21 दिन में आपका पैसा दूना कर दे उससे दूर रहिए। तो लोगों में जब लालच हुआ कि भाई बहुत जल्दी दूना हो जाएगा, इस चक्कर में फंसे। हुआ यह कि शुरू में जो मैच्योर, जिन्होंने 1000 रुपये जमा कराया, उनको 3 साल में 2000 रुपये मिल गए। और वो पैसे उन्होंने लिए नहीं, उनकी जो मैच्योरिटी हुई, फिर उनको कहा कि ये 3000 जो तुम्हारे 1000 के 3000 हो गए या 5000 हो गए, उसको यहीं लगा दो, फिर तुम्हारा 10000 हो जाएगा। और 99 के चक्कर में आगे सब लोगों ने इसी में पैसा लगाना शुरू कर दिया।
अब सहारा श्री जो इतना रिटर्न दे रहे थे, देने का वादा कर रहे थे, तो पैसे कहाँ लगाएं इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा मार्जिन है नहीं कि कहीं आप 10 लगाओ तो 20 पाओ। इंडस्ट्री में तो एक निश्चित तरीका है मार्जिन का। तो उन्होंने रियल इस्टेट में लगाना शुरू किया। रियल इस्टेट के बहुत बड़े टाइकून बन गए थे। सहारा उन्होंने एम्बे वैली बनाया, गुड़गांव में उनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी, नोएडा में भी कहा जाता है कि इनका लैंड का बहुत बड़ा पार्शल था, दिल्ली में भी कई जगह पर इनको ज़मीन इन्होंने खरीदी थी, गाज़ियाबाद में भी इनकी ज़मीन थी, लखनऊ में तो सहारा शहर बसा रखा है। इसी तरह सुनते हैं कि ये लखनऊ के अलावा और भी कई शहरों में इन्होंने, चूँकि सत्ता के साथ इनका संबंध एक समय बढ़िया हो गया था, तो जब आपका सत्ता के साथ संबंध बढ़िया होता है तो सारी चीज़ें आपकी अपने आप आपके हिसाब से मुड़ती चली जाती हैं। दिक्कत तब हुई जब इनका एम्बे वैली प्रोजेक्ट उस तरह से रिटर्न नहीं दिया जैसा इन्होंने कल्पना की थी। वो बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेट के सितारे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लिए बनाया गया था, वहाँ उतने लोग आए नहीं। उसके बाद उसको 7 स्टार लग्जरी होटल की तरह विकसित किया, वो भी शायद उतना ग्रो नहीं किया। इस बीच ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, लिस्टिंग कराने के लिए, मतलब शेयर बाज़ार में IPO लाने के लिए ये सेबी के पास पहुंच गए। सेबी ने कुछ रिपोर्टें मंगाई, उसी रिपोर्ट में उनको कुछ झोल दिखा, घालमेल दिखा, उन्होंने सारे कागजात मंगा लिए। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं कि सेबी से ये मामला पहुँचते पहुँचते सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और सहारा श्री को वर्षों सलाखों के पीछे बिताना पड़ा। ये कहानी जो शिशिर जी ने बताई, किस तरह एक चिट फंड से उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया, इसके बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। आपने देखा होगा कि फिल्मों से लगाकर, क्रिकेट टीम से लगाकर, बॉलीवुड से लगाकर, ऐसा कोई जगह समझ में नहीं आती थी जहां पर आप सहारा का जिक्र न देखते हो। टीम इंडिया की जर्सी हो, होटल्स हो, आप हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, हर जगह सहारा का इन्वेस्ट होता था। वो पैसा जो था वो चिटफंड के जरिए इकट्ठा किया, और चिटफंड वही जो कि शिशिर जी ने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वही 5 रुपए 10 रुपए जो लेकर जिन्होंने अपने जमा किए, साल 2 साल अच्छा रिटर्न मिला। अच्छे रिटर्न के बाद भी लोगों को अब ये लगने लगा कि हो सकता है हम 5,000 रुपये हम ना निकालें, ये अगले साल 3 साल में फिर से हमको 10,000 हो जाएगा। और वही 10,000 डूबता चला गया। और फिर जब जैसा कि शेयर बाजार में IPO मार्केट में उतरने थे सहारा श्री, लेकिन उस दौरान फिर सेबी ने उनकी फाइलों को पकड़ा और वहाँ से फिर उनके घालमेल वाली जो चीज़ें थी, जहाँ पर सेबी को कोई चीज़ नागवार गुजरी, फिर इसके बाद में सहारा श्री के साथ में ये जो पूरी उनकी इतनी लंबी श्रृंखला थी, या कहें कि बुलंदियों पर जिस तरह वो फर्श से अर्श चढ़े थे, उतनी ही तेज़ी से फिर उनका साम्राज्य शिशिर जी ढहना शुरू हो गया। जी, एक तरह से कहिए कि उनका उन जो बुलंदी थी एक वो था। इनके पास सहारा एयरलाइंस थी, इन्होंने लंदन में शानदार होटल खरीदा था, दुनिया के और भी कई शहरों में। आपको याद होगा कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने कुछ होटल बेचे थे, सरकारी होटल बेचे थे। उन्हीं में एक मुंबई एयरपोर्ट पर होटल था, वो बाद में सहारा होटल बना। वो सेंटोर होटल था, दरअसल वो एयर इंडिया का होटल था। वो एयर इंडिया का होटल बिका, उसको पहले तो कुछ दूसरे लोगों ने खरीदा था, लेकिन बाद में वो सहारा के पास चला आया था। तो इनकी होटल इंडस्ट्री में दिलचस्पी थी, मीडिया इंडस्ट्री में दिलचस्पी थी। सहारा समय अखबार और सहारा चैनल से तो आप वाकिफ़ होंगे ही। इनकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी, बड़े बड़े लोगों को भी जोड़े थे। एक समय अमिताभ बच्चन नाम के, जो सदी के महानायक नाम से चर्चित अमिताभ बच्चन भी कभी इनके दरवाजे पे अक्सर पाए जाते थे। लेकिन कभी जो उनकी मृत्यु के बाद में एक शब्द उन्होंने लिखा नहीं। जी, ये तो अब देखिए, ये वैयक्तिक चीज़ है। अब कौन किनसे लाभ लेता है और उनके लिए कौन आंसू बहाता है, ये बेहद वैयक्तिक चीज़ है। इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, एक दौर था जबकि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे सहारा श्री के दरवाजे पर अक्सर पाए जाते थे। ये देखिए, ये इसको कहते हैं कि वक्त का एक जो खेल होता है, आप कि एक वक्त ऐसा था कि जब अंतरी से मंत्री से लगा के बॉलीवुड सितारा, सदी के महानायक सब उनकी चौखट पर पाए जाते थे। और एक वक्त ये भी था कि जब उनको मुखाग्नि दी जानी थी तब उनका परिवार भी उनके साथ नहीं, सगा बेटा उनका नहीं था, पत्नी नहीं थी। अंतिम वक्त पर पोते ने उनको जो है मुखाग्नि दी। लेकिन ये सब वक्त का खेल है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा में आपने जो है चिटफंड के बारे में समझा होगा, कैसे काम करता है, सुब्रतदास सहारा का साम्राज्य कैसे बढ़ा,
फिर कैसे ध्वस्त हुआ, बेहद आसान शब्दों में, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमारे दर्शकों को बेहद आसान शब्दों में चिटफंड को एक्सप्लेन करने के लिए।